वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है कोरोना से बचाव जरूरी, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कहर बरपा रहा है। मास्क सैनिटाइजर से दूरी मत बनाओ, जितना सतर्क रहोगे उतना ही फायदा होगा। बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हो रहे हैं बीमार, इसीलिए बचाव जरूरी। कोरोना से बचाव बहुत जरूरी। कोरोना से बचाव जरूरी। दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए एक बार फिर स्कूली पढ़ाई पर खतरा मंडराने लगा है। बीते सप्ताह 13 से ज्यादा बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने के बाद नोएडा के 3 और गाजियाबाद का एक स्कूल बंद कर दिया गया था। दिल्ली के भी एक स्कूल में टीचर स्टूडेंट के संक्रमित पाए जाने के बाद बच्चों को वापस भेज दिया गया था। एनसीआर के बंद हुए स्कूल आज फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले गए हैं, मगर संक्रमण का रफ्तार अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटों में 19 स्कूली छात्र समेत कुल 65 लोगों की कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। हालांकि 13 लोगों ने कोरोना को मात भी दिए हैं। वहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बीते दिन 517 नए कोरोना के मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.21% हो गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक बार फिर से स्कूल बंद होने की चिंता सताने लगी है। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना अपना संक्रमण दर बढ़ाता नजर आ रहा है, ये रेक्टर स्केल अगर कोरोना का एक मामला भी सामने आए तो खतरे का एक पुख्ता सबूत देता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक संक्रमण व्यक्ति ना जाने कितने लोगों को संक्रमित करता है और अभी तो इसका रेक्टर स्केल 4 है। तो ऐसे में ये समझने वाली बात होगी कि कोरोना दिन प्रतिदिन फिर से अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पहली, दूसरी और तीसरी वेव के बाद जिस संभावित तीसरी वेव की बात की जा रही थी कि बच्चों के लिए खतरा मंडराता नजर आएगा। हालांकि ये हमारी सबकी जो कोरोना गाइडलाइंस की पूर्ति के बाद जो तीसरी वेव आई, उस पर हमने देखा कि किस तरीके से हम उससे पार पाने में, उससे निजात पाने में हम साकार साबित हुए। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ता नजर आ रहा है, स्कूली बच्चों पे अपना खतरा मंडराता, अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है, वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। और ऐसे में फिर चाहे वो टीचर्स हो या फिर पेरेंट्स हो, हर किसी के जहन में एक ही बात इस वक्त है कि कहीं फिर से स्कूल्स बंद तो नहीं हो जाएंगे, कहीं फिर से वो स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी जो कि पहले हुआ करती थी। अब ऐसे में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो यहाँ खड़े होते हैं। सवाल ये कि अब ये जो वेव यहाँ पर सामने आ रही है, इससे बचाव कैसे किया जाए? चौथी वेव का क्या ये इशारा है? ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी कि बच्चों की सावधानी कैसे देखी जाए। और इन्हीं सब सवाल पे तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ हमारे जहन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सभी चिंताओं को मिटाने के लिए आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण पैनल है। हमारे साथ नरेश चावला, अध्यक्ष IMA हमारे साथ बने, साथ ही साथ हमारे साथ हैं, आपको बता दें, रमा श्रीवास्तव जो कि IMA अध्यक्ष लखनऊ हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नरेश साहब, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और जिस स्कूली बच्चे को लेकर के हमेशा से यही संभावना थी, आशंका थी तीसरी वेव में, वो अब क्या चौथी वेव जो है वो पूरा करता नजर आएगा? देखिए सीमा, हमें शब्दों को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही हम कहते हैं एक लहर आने वाली है या वेव आने वाली है, लोगों के दिल दिमाग में एकदम एकदम मतलब कि ना एक एकदम लहर जुड़ जाती है कि क्या होने वाला है। हम्म। तो पहले तो इसको मैं लहर भी नहीं कहूँगा, अभी तो इसको एक महज शुरुआत करूँगा। अभी बहुत ही स्ट्रे केसेस हो रहे हैं, 500 केसेस बहुत कम होते हैं पर से इतनी बड़ी कम्युनिटी में। और मत भूलो कि चाहे ये पेंडेमिक या एपिडेमिक हो या ना हो, हमारे देश में जैसे फ्लू था वैसे ये एंडेमिक यानी कि छुट-पुट के सारा साल चल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जब थर्ड वेव खत्म हुई थी जनवरी में, तो केस ऑलमोस्ट निल पे आ गए थे या बहुत ही पूरे दिल्ली में हिंदुस्तान में 1000 से कम केस हो गए थे। अब ये दोबारा क्यों बढ़ने शुरू हो गए हैं? तो उसके 2 कारण हैं। एक तो शायद जो ये वेरिएंट था वो ओमाइक्रोन से ओमाइक्रोन एक्सी में आ गया है, एक नया वेरिएंट है। दूसरा, जैसे कि तेजी आई थी केसेस में चाइना में और इंग्लैंड में और कुछ और देशों में, तो चूंकि सारा ट्रैवल लोग चल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, तो केसेस जो बढ़े थे जरूर हैं। लेकिन अभी तक सीमा मैं स्पष्ट कहूँगा कि अच्छी खबर एक ही है कि अभी तक कोई केसेस
बहुत ही खतरनाक भी नहीं है, जिनकी वैलेंस बहुत कम है ओमिक्रॉन एक्सी की, और जो हमारे हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं वो मोस्ट मिनिमम है। तो इस ये कहते हुए मैं एक तरफ तो जनता को जी। आश्वासन देता हूँ, भई आप डरो नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे देश में ना दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं, या तो लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं या बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। तो एक मिडल अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसके तहत आप अपना मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा, हैंड सैनिटाइजेशन कीजिएगा और भीड़-भाड़ में मत जाओ। अगर आपने कर लिया, तो मैं कहता हूँ कोई भी वेव आती रहे, कोई भी नया वेरिएंट आता रहे, उससे कोई नुकसान जनता का बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल। होगा। तो डॉक्टर अगर हम इस जी। पोस्ट या डॉक्टर रिया, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए डॉक्टर नरेश बताते नजर आ रहे हैं, बहुत जरूरी होता है कोरोना से बचाव के लिए कि सावधानी बरती जाए। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, वहां पर हॉस्पिटल्स के भी क्या हालात है? क्या हॉस्पिटल्स में जो संख्या है उस पर लगाम है? साथ ही साथ बच्चों पे जो खतरा मंडराता नजर आ रहा है, बहुत कम मामले सामने, लेकिन कोरोना का एक भी मामला बहुत घातक साबित होता है। जी, अभी तक जो लखनऊ में माहौल है, उसमें हमारे सारे सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एडल्ट मैनेजमेंट के लिए तो वेल जी। इक्विप्ड हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने काफ़ी कुछ सिखा दिया। ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर्स की कमी है, लेकिन बच्चों के लिए भी व्यवस्था तीसरी लहर में की जा चुकी है। मुश्किल ये है कि ये नहीं मालूम कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि तैयारी तो रहती है। मान लीजिए 1000 लोगों की तैयारी है और उसमें 1500 लोग 2000 लोग संक्रमित होकर हॉस्पिटलाइज होने की नौबत पे आ जाते हैं, तब दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार काफ़ी सक्षम है और हम लोग बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं पिछले 3 लहर में, इसलिए तैयारियां सब हैं। लेकिन खुशी की बात यही है कि अभी तक जो ओमिक्रॉन XE वायरस स्ट्रेन है, वो 2-3 दिन में बस गले में खराश हुआ, खांसी आई, जुकाम बुखार हुआ और 5 दिनों में ठीक हो गया। अभी तक का यही रिकॉर्ड रहा है। लेकिन तैयारी तो जैसे युद्ध में की जाती है कि अपनी तरफ से जी। सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस रखे जाएं, और हमला होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। और जिस तरीके से इसलिए देखा जाए तो देश भर में जिस हिसाब से वैक्सीनेशन अभियान चला, बच्चों से लेकर के बड़े से लेकर के बुजुर्ग तक बूस्टर डोज पहुंचाए गए, इसके बाद उम्मीद कम ही है। और इस तरह से अगर मामले देखिए, शुरू से ही डॉक्टर नरेश ये बात कही जा रही थी कि कोरोना कभी पूर्णतः तरीके से खत्म नहीं होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई मामले सामने आएंगे। क्या ये उसी का एक एग्जाम्पल है? यस, ये हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे कि हम किसी वायरस की स्टडी करते हैं, चाहे पहले HIV का वायरस भी था, उससे पहले दूसरे वायरस भी बहुत आए हैं जिन्होंने इतने पेंडेमिक नहीं बने थे, तो देखा गया था वो अपने आप ही अपने आप को वीकन कर देते हैं। उस हिसाब से कोरोना थोड़ा-सा लंबा तो चल गया है, लेकिन हम देख रहे हैं डेल्टा से, डेल्टा प्लस से ओमिक्रॉन XC, जो बिल्कुल। पिछली वेव भी थी, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया था। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे देश का वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। 180-90 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं। वो अब बूस्टर डोज़ भी सबको लग रहा है। अब तो 10 साल से बड़े बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। तो मेरे विचार में कहीं न कहीं इंडिविजुअल इम्यूनिटी भी आई है, और कहीं न कहीं जो हर्ड इम्यूनिटी जिसका हम हमेशा क्लेम करते आए हैं कि उससे फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदा शायद हमें मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग बाग बचेंगे, लेकिन वो तब बचेंगे जब वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करेंगे, अपने वैक्सीनेशन को लेंगे। जी। मुझे कई लोग ऐसा कहते नज़र आते हैं कि डॉक्टर साहब उसको तो तीनों डोज़ लग गई थी तब भी हो गया। तो उन सब जो लोगों को जो ऐसा सोचते हैं, जो थोड़ी-सी नेगेटिव टॉक होती है, तो बचाव किसी भी वैक्सीन का बचाव कभी भी 100% नहीं होता, 70, 80, 85% तक होता है। तो उससे अगर उनको डिसीज़ होती भी है, तो वो बहुत कम बीमारी, माइल्ड डिसीज़ होके चली जाती है। उसके लिए कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं होती, उसके लिए कोई हालत बिगड़ती नहीं, मौत होने का नंबर नहीं आता है। तो अगर हम ये चीज़ें देखें, तो कुल मिला के जी। वी आर क्वाइट सेफ, बट अपने आप को तैयार रखें
और हम ये मान के चलेंगे कि कोरोना अगर समाप्त नहीं भी होगा तो कोरोना एंडेमिक बन के लेकिन शायद लेकिन पूरी दुनिया डॉक्टर में नरेश, जिस तरीके से देखिए दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव रेट है वो 4.21% है, तो ऐसे में खतरा, ऐसे ही जो डर है लोगों में वो ऐसे ही आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से हमने देखा रेक्टर स्केल जिस प्रकार से बाकी लहरों में बढ़ती नजर आई थी, अब ये 4.21 हुआ है। आगे क्या और बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्या आशंकाएं हैं? बता दूं कि ये पहले भी कहा गया है कि जब भी ऐसी आवाज आती है, जैसे कि आज से 1.5 महीने से हम सुन रहे थे हांगकांग में और चाइना में बहुत कुछ प्रक्रम चल रहा था, तो उस तहत ही जो हमारे देश के लोगों को भी टेस्टिंग बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या हुआ था, अगर आप ध्यान से देखें तो आज से 7 दिन पहले से पहले 2-2.5 महीने टेस्टिंग ऑलमोस्ट जी। बहुत ही कम हो गई थी। वही लोग टेस्ट करवाते थे जिनको कहीं बाहर जाना होता होगा या बिल्कुल। जॉब ज्वाइन करनी है या इंटर स्टेट ट्रैवल करना है या इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। तो अब चूंकि लोग थोड़े से जागरूक हैं, तो काफी जनता जनार्दन खुद अपने आप को सामने आती है और टेस्ट करवाती है। उससे लगता है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया, लेकिन माय ओपिनियन पॉजिटिव रेट बहुत बढ़ा नहीं है, बल्कि वो डिटेक्शन बढ़ गया है। उससे हमें लगता है कि केसेस जी। ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं दिल्ली और एनसीआर पे बयान देना पसंद करूँ, जहाँ मैं खुद मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, हम्म। तो नंबर ऑफ केसेस आर मोर, डिटेक्शन भी अच्छा हो रहा है, प्लस बहुत ही माइल्ड डिसीज है, बहुत ही आसानी से होती है। और दूसरा मैं ये भी बता दूं सीमा आपको कि ये पर्टिकुलर वायरस का ओमाइक्रॉन एक्सी बहुत ही बुरी तरह ट्रांसमिसिबल बहुत ज़्यादा है, यानी कि एकदम बहुत तेजी से फैलता है, फार फास्टर देन इवन ओमाइक्रॉन ऑल्सो। तो उसके प्रति हम थोड़ा सा टेस्ट करवाएं। जी। पहले क्या होता था, लोग आज भी आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वो टेस्टिंग किट से क्रैश कर लेते हैं, अपने आप को नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया और इशू क्लोज्ड, व्हिच इज रॉन्ग। आई वुड स्टिल से आरटी-पीसीआर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। द क्लिनिशियन एंड हॉस्पिटल शुड ट्राई टू इंसिस्ट ऑन, जहां भी शक ज्यादा है वो हमेशा आरटी-पीसीआर ही बिल्कुल। करवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर रमा, देखिए लखनऊ की अगर बात कर ली जाए, फिर नोएडा में जिस प्रकार से यहाँ पर स्कूली बच्चों में मामले बढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल्स बंद कर दिए गए। इसके बाद अब किस तरीके से जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनको और एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है? देखिए बार बार यही कहा जा रहा था कि स्कूल्स में सारे गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे, बावजूद इसके ये मामले सामने आ रहे, तो इसके बाद स्कूल को किस तरह का रुख अपनाना चाहिए? देखिए, स्कूल्स में बच्चों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, इन सब का पालन करते हुए एक पीरियड टीचर्स को ऐसा रखना चाहिए जिसमें वो अच्छे से बच्चों को समझाएं कि कोरोना के खतरे क्या हैं, उनसे कैसे हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही प्रभावित नहीं है, उनका पूरा पूरा बिल्कुल। परिवार होता है, फ्रेंड्स होते हैं, वो खेल के मैदान में एक्सपोज्ड होते हैं, क्लासरूम में एक्सपोज्ड होते हैं, घर जाते समय भी बच्चे झुंड बना के सड़कों पे खड़े होते हैं या बसेस में रिक्शे पे जाते हैं। तो टीचर्स अगर उनको ये बातें समझाएंगे कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रभावी होता है। प्लस घर में गार्जियंस को भी चाहिए कि बच्चों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा दें कि कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है। कोरोना अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, बिल्कुल। ये है कि उसका संक्रमण क्षमता जो है वो पिछले वायरसेस के स्ट्रेन से 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। तो इस संक्रमण अगर एक बच्चे में है तो वो बहुत सारे बच्चों में हो सकता है। बस फॉर्चुनेटली, लकीली ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि इसका प्रभाव 2-3 दिनों तक है, खांसी जुकाम बुखार है, और 5वें 6ठे दिन बच्चे या बड़े बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल। कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी जीना सीखना पड़ेगा। प्रोटेक्शन हमेशा, जैसा कि डॉक्टर चावला साहब ने भी बताया, कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जिसमें कि ये 4-5 चीज़ें शामिल हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, भीड़-भाड़ में जाना नहीं और भीड़-भाड़ एकत्रित ना करने देखिए लोगों को, देखिए डॉक्टर प्लस रमा, वैक्सीनेशन। जिस प्रकार से जो 2 साल कोविड से गुजारे हैं पूरी दुनिया ने और खासकर कि भारत ने, उसके बाद हर बच्चे को ये चीज समझाया जा रहा था, कोविड नियम से उनको वाकिफ करवाया जा रहा था, बावजूद इसके जब स्कूल खुलता है और आखिरकार वो बच्चे हैं, तो जैसे ही स्कूल खुलता है फिर बच्चों को जरूर मास्क उनके चेहरे पे जरूर देखने को मिलता है। अभी भी अगर हम सड़कों पर देखें, जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, बिना मास्क के कोई भी बच्चा नहीं दिखता है ऐसे समय पर भी, लेकिन बावजूद इसके मामले बढ़ना, कहां पर लापरवाही आपको लग रहा है?
नहीं, 100% प्रिकॉशन तो लोग नहीं ले रहे। बिल्कुल। बच्चे या बड़े हर जगह एक्सपोज्ड है ना, नॉट ओनली इन द स्कूल्स। जी। वो रास्ते में भी एक्सपोज्ड हैं, हो सकता है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड पे एक्सपोज्ड हो सकता है फैमिली में एक्सपोज्ड हो। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि 100% प्रिकॉशन 100% लोग ले रहे जी। हैं। तो तो जी, जी। ये हो भी नहीं सकता। किसी हुँ। भी बीमारी से बचने के लिए जो रिकॉर्ड है वो 90 to 95% ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं किसी भी हुँ। कंट्री में। अगर बाकी कंट्रीज से आप तुलना करें तो हमारा देश तो बहुत बेहतर स्थिति में है बिल्कुल। वैक्सीनेशन को लेकर के भी। और जिस हिसाब से हम लोगों की 130 करोड़ की जनता है, उस हिसाब से परसेंटेज देखा जाए तो वेरी फ्यू पीपल आर हुँ। अफेक्टेड। स्टिल बीमारी तो बीमारी है, हुँ। उससे बचना तो हमें सीखना ही होगा। तो बिल्कुल। यही संदेश आम जनता के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जी। उससे उसका पालन 100% करने की अब कोशिश ऐसे करें। ऐसे माहौल में स्कूल खोलने का जो फैसला है या फिर बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने का जो फैसला है, ये कितना सही लग रहा है? नहीं, स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी बच्चे घर में हैं। उनका हुँ। मानसिक शारीरिक विकास भी तो हमें देखना है, बिल्कुल। उनका भविष्य भी देखना है। तो इसलिए बचाव के साथ साथ स्कूल खुले होने चाहिए। और लेकिन उसमें जैसे एक सीट छोड़ करके बच्चा बैठता है, भीड़ हुँ। नहीं लगाने दी जाती है, हुँ। ऐसे स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट किया जाता है जिसमें आपस में जी। धक्का मुक्की ना हो। तो इन चीज़ों का अगर स्कूल्स में ध्यान रखा जाए जी। तो स्कूल अच्छे से चलने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, जिस प्रकार से देखिए दिल्ली में मास्क हटाने का फैसला लिया गया और उसके बाद ये पॉजिटिविटी रेट एकदम से सामने आने लगी, तो क्या मास्क हटाना भी एक वजह मानी जा सकती है इसकी? देखिए, लेट मी करेक्ट यू सीमा, दिल्ली में मास्क कभी पूरी तरह हटा नहीं लगा था। वो तो ये जी। कहा था कि कार में जैसे कोई सिंगल ड्राइवर है तो वो हुँ। मास्क हटा सकता है। पब्लिक प्लेसेस में मास्क कहीं भी हटाने के लिए बोला था। मास्क कभी बंद नहीं किए गए थे, तो लोगों ने अपने आप ही उसका गलत कंक्लूजन निकाल लिया है। हुँ। नॉट हुँ। ओनली इन दिल्ली, नॉट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो लोगों ने धीरे-धीरे, चूँकि हाँ, ये ज़रूर था कि जो पहले सब कुछ बंद था, रेगुलेशंस थी, जिम्स बंद थे, हुँ। ऑफिसेज बंद थे, पब्लिक बार्स बंद थे, प्रैक्टिकली सिनेमाज बंद थे, वो सब खोले गए हैं। वो इसलिए खोले गए हैं कि इट इज ऑल कनेक्टेड। प्लस लोग बाग का दम बहुत घुट गया था। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वो मास्क भी उतारते हैं। आज हुँ। भी मैं कहूंगा, एवरीथिंग बी ओपन, लेट स्कूल्स बी ओपन, लेट कॉलेजेस बी ओपन, एवरीथिंग बी ओपन, बट प्रिकॉशंस और जो मिनिमम डायरेक्शंस हैं वो आज भी अपनाई जाएं। एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स पे फिर वही बात आ जाएगी, ऑनलाइन दे दो या दो। आई थिंक कोई भी बच्चा पूरी तरह डेवलप नहीं हो सकता जब तक वो कैंपस एजुकेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। क्योंकि कैंपस एजुकेशन में खाली पढ़ाई नहीं होती है, उसमें सोशल इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन, छेड़छाड़, ये वो, बच्चा डेवलप होता है। तो 2 साल जो ये बच्चों के वेस्ट हुए हैं, आई थिंक ऐसा कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना किया जाए कि स्कूल बंद किए बिल्कुल। जाए। हाँ, जहाँ कहीं पॉकेट्स ऑफ ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ एकदम एक्शन ली जाए। इट विल हैव टू बी वेरी डायनेमिक डिसीजन, बट स्कूल्स वगैरह सब कुछ खोल रखा जाए। लेकिन एक अच्छी हेल्थ एजुकेशन थ्रू मैस मीडिया, इंक्लूडिंग योर चैनल, न्यूज़पेपर्स, अच्छे से किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी स्पीच में संडे को बोल सकते हैं। तो ऐसा एक इफेक्टिव किया जाए कि कोरोना इज हेयर टू स्टे। हुँ। विदेशों में, छोटे देशों में, यूरोप में, न्यूजीलैंड में, इसराइल में, हांगकांग में, दे हैव, जापान में, इन देशों में लोगों ने दे हैव अडॉप्टेड ए कोरोना कल्चर। तो हमें भी ये कोरोना शैली या कोरोना कल्चर अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आज कोरोना है, कल को दूसरा वायरस भी आ सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ अगर हम कर लेंगे तो हम, मेरे हिसाब से, अपने देश की जनता को काफ़ी हद तक बचा पाएंगे। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी होता है ऐसे समय पे। देखिए बार-बार पूरे कोरोना कोविड काल में हमने देखा था किस हिसाब से लोगों ने कोविड को अपने सर पे चढ़ा लिया था, उससे सबसे ज़्यादा उन्हें फोबिया होना शुरू हो गया था। तो ऐसी लहरों में और ऐसे समय पे बहुत ज़रूरी होता है कि मेंटल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है, कोरोना का हौवा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीमा आपको स्पष्ट बताऊंगा, सेकंड लहर में जितनी डिसीज थी उससे कहीं ज़्यादा गुना पैनिक हो गया था। बिल्कुल। लोगों ने एसेंशियल ड्रग्स को, वेंटिलेटर्स को, स्टोर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को घरों में पहले लेके शुरू कर दिया। बिल्कुल। लोगों ने हॉस्पिटल, आईसीयू हॉस्पिटल बेड्स ब्लॉक कर दिए कि मेरे घर में कुछ ना हो जाए। ये गलत था। तो मेरे हिसाब से
सरकार भी ड्यूटी बाउंड है, वो आम जनता को जागरूक करना सरकार का फर्ज है, लेकिन आम जनता प्रॉपर तरीके से अब बिहेव करे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो चौथी लहर का जो अंदेशा देखा जा रहा है या कुछ आएगी या नहीं बिल्कुल। आएगी, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, चुपचाप आएगी, चुपचाप आगे निकल जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें सारे मेजर्स, ऑल मेजर्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल के बेड्स का तैयार रखना, कुछ भी हो, किसी भी कंटिजेंसी प्लान के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, अगर मैं दिल्ली के अस्पतालों की बात करूं, हॉस्पिटल्स की बात करूं, इस समय पर वहां की स्थिति कितनी ज़्यादा अच्छी बताई जा सकती है, या क्या हम हर लहर के लिए, हर एक चुनौती के लिए तैयार हैं क्या पूरी तरह से? दिल्ली की बात अगर की जाए बस। देखिए, मैं अगर आपको दिल्ली का बताऊँ तो दिल्ली में बाकायदा हर हॉस्पिटल में डेज़िग्नेटेड बेड्स थे। इस साल के इतने बेड रिज़र्व कर दिए हैं। सच्चाई तो ये है कि आज से जस्ट 15-20 डेज़ पहले ही वो हॉस्पिटल जो कि डेज़िग्नेट कर दिए थे कोरोना को, उनको वापस जनरल बेड बनाया गया था। तो अभी एज़ ऑफ टुडे हर हॉस्पिटल में प्रोविज़न ज़रूर है, बट किसी भी ऐसा कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है जिसमें कि एकदम बेड्स अलग किए गए हैं। बट आई थिंक दे हैव द जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास है, पूरा प्लान दिमाग में है, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, सब कुछ दिमाग में है। और जैसे ऑक्सीजन शॉर्ट होना शुरू हुई थी, तो काफ़ी बड़े सरकारी अस्पतालों ने भी और बड़े प्राइवेट जी। हॉस्पिटल ने भी अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगा लिए हैं। तो जैसा डेल्टा की वजह से ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी और लोग सड़कों पे मर रहे थे, ऐसा होने का बिल्कुल भी डर नहीं है आज की तारीख में, तो कुल मिला क्योंकि के जो दिल्ली में सारी तैयारियां हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का जान लेते हैं, हमारे साथ रमा श्रीवास्तव हैं डॉक्टर। आपकी तरफ से उत्तर प्रदेश के अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ की स्थिति किस प्रकार से है डॉक्टर रमा? और साथ ही साथ जो बच्चों के लिए वार्ड तैयार होते हैं, स्पेशल वार्ड्स, उन सभी को लेकर के उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी स्थिर? नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये सब इक्वली इक्विप्ड हैं, ट्रेंड हैं और तैयार हैं किसी भी आकस्मिक भर्ती के लिए मरीजों की। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चों का अलग सेक्शन होता है, पेडियाट्रिक यूनिट्स होती हैं, उसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से लेके स्टाफ भी अलग होता है, पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर्स, ये डिफरेंट होते हैं। तो उसकी भी तैयारी है, लेकिन लकीली अभी तक बच्चे इतने संक्रमित नहीं हुए बिल्कुल। कि उन्हें एडमिशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन तैयारी तो जी। करीब और इस सब 70-75% के लिए डॉक्टर रमा कि हॉस्पिटल्स तक उन्हें पहुंचना ही ना पड़े, घर पर ही, क्योंकि इस सब में, इस पूरे कोविड काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में अगर बात किया जाए इम्यूनिटी की, तो बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और खासकर कि बच्चों और बुजुर्गों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपने स्केड्यूल में क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, अपने डाइट में क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो एग, चिकन या फिश ये सब रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन की मात्रा, जैसे ये अंकुरित चना, मूंग है, ये रूटीन में होना चाहिए। दाल ज़्यादा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए बच्चों को, प्लस प्रोटीन पाउडर्स कुछ अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के आते हैं, वो भी मिलाकर अगर दूध में वो लेते हैं तो दैट इज़ गुड। प्लस फिजिकल एक्सरसाइजेज, ये भी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। बिल्कुल, कुल मिला के खेलना चाहे, हाँ, कुल मिला के तो बहुत इन जरूरी चीज़ों है कि अपने डाइट का खास ख्याल रखा जाए और डेली एक्टिविटीज में बदलाव लिया जाए। अंत में जी, आप दोनों बिल्कुल। से एक ही सवाल कि पेरेंट्स के लिए और टीचर के लिए इस समय पे सबसे ज्यादा अहम ये दो हैं जिनको सबसे ज्यादा कोविड के समय पे बच्चों में प्रोत्साहन भरने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है, उन दोनों के लिए क्या मैसेजेस? डॉक्टर नरेश, आपसे शुरुआत करूंगी। फर्स्ट थिंग, पेरेंट्स डरे नहीं, परिवार में जो सीनियर्स हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाए, जो बड़े बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए, बच्चों को हमेशा एनकरेज किया जाए कि वो मास्क पहन के रखें, और स्कूल में जो स्कूल का नियम है, जिस तहत के बच्चों को एक बेंच छोड़ के बैठाना होता है, उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का और टीचर्स का एक ही है कि अच्छा इंतजाम किया जाए, प्लस पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड होना चाहिए, प्लस एक भावना होती है कि डरना नहीं है, प्रिकॉशन लेनी है। अगर हम इस भावना से आगे बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से जो फोर्थ वेव जो से हम थोड़ा बहुत डर रहे हैं, ऐसा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर रमा, आपकी तरफ से क्या मैसेज पेरेंट्स और टीचर्स के लिए? देखिए, एक चीज़ तो हम ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति को बीमारी से डरना ज़रूर चाहिए, उसके कॉम्प्लिकेशन से डरना ज़रूर चाहिए, तभी वो 100%
प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, अगर उनके दिल में भय नहीं होगा कि हम बीमार पड़ेंगे, हमें भर्ती करना पड़ सकता है, हमें इंजेक्शंस लगेंगे, हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हमें घर में कन्फाइंड रहना पड़ेगा, ये चीज़ अवेयरनेस के तौर पे सबके दिमाग में होनी चाहिए और ये प्रेस एंड मीडिया ही सबसे ज़्यादा पहुंचा सकता है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस पे जनरल अवेयरनेस जनरेट हो रही है। तो मेरे ख्याल में तो हम लोग सब डरते हैं बीमारी से और उससे बीमारी से सिर्फ डरना नहीं है, उसके बचाव की सारी व्यवस्था करनी है, जैसा कि डॉक्टर चावला ने बताया कि प्रिकॉशनरी मेजर्स सबके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाना चाहिए और सबको व्यवस्थित रूप में बिल्कुल खास ख्याल रखने की जरूरत है। का ख्याल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना कीमती समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर कोविड के समय पर खास ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि अभी मामले कम है, लेकिन एक भी मामला काफी घातक साबित हो सकता है। इसलिए जैसा डॉक्टर रमा और डॉक्टर नरेश ने बताया, डरना भी जरूरी है। साथ ही साथ अपने डाइट का खास ख्याल रखें, अपने स्केड्यूल में, अपने दिनचर्या में खासा बदलाव लाने की जरूरत है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।